नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। 5 की बात में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। ये एथिक्स कमेटी से जुड़ी हुई खबर है। यहाँ पर एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा पर जो रिपोर्ट थी उसको मंजूर किया है। कल लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के समर्थन में यहाँ पर 6 सदस्यों ने वोट किया, विरोध में 4 सदस्यों ने वोट किया और इस तरह इसको यहाँ पर मंजूर किया गया है। परनीत कौर ने रिपोर्ट का समर्थन किया है। परनीत कौर आपको बताएं कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है। तो अब एथिक्स कमेटी की बैठक जो हुई, इस अहम बैठक में इस रिपोर्ट को यहाँ पर मंजूर किया गया है और अब ये जो रिपोर्ट है ये लोकसभा स्पीकर को कल सौंपी जाएगी। उसके बाद आगे इसमें जो है वो फैसले किए जाएंगे। तो इस रिपोर्ट के समर्थन में यहाँ पर 6 सदस्यों ने वोट डाला है और 4 सदस्यों ने यहाँ पर इसके विरोध में वोट किया है। देखिए, आज का एजेंडा केवल मात्र इतना था कि जो रिपोर्ट पिछले 3 बैठक के बाद और साथ ही साथ नीतीश दुबे जी के कंप्लेन और हीरा नंदानी जी की एफिडेविट और अधिवक्ता रात्रि जी का जो बयान था, उसके आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, उस रिपोर्ट को कमेटी जो है एडॉप्ट करेगी। इनको एजेंडा भी सर्कुलेट था। पूरी विस्तृत रिपोर्ट कल ही भेज दी गई थी। आज एजेंडा पे केवल एडॉप्शन की प्रक्रिया होनी थी। उस एडॉप्शन प्रक्रिया में उनसे हुआ, आज रिपोर्ट केवल एडॉप्ट की गई। कुछ बातें ये आ रही हैं कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक्शन की बात है या दानिश अली के खिलाफ एक्शन की बात है। कुछ ऐसी भी बातें हैं। देख, कमेटी अपने पूरी विस्तृत जांच के बाद अपना प्रस्ताव बना के लोकसभा स्पीकर को भेज चुकी है। हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। राजीव, एथिक्स कमेटी ने यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो एक्सेप्ट कर ली है। अब लोकसभा स्पीकर को यहाँ पर ये सौंपी जाएगी। इसमें अब आगे क्या क्या हो सकता है? देखिए, अभी जो जानकारी मिल पा रही है, 2 जानकारी मैं बता रहा हूँ। एथिक्स कमेटी के 2 सदस्य से जो बातचीत हुई, अपराजिता सारंगी से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने एनडीटीवी को ये बताया कि हम लोगों ने सारी प्रक्रिया का पालन किया है, 3 बैठक किया है, महुआ मोइत्रा को अपनी बात रखने का मौका दिया गया है और जो हलफनामा आ गया, यानी दर्शन हिरानंदानी ने हलफनामा दे दिया, तो उसको गवाह के तौर पर बुलाए जाने का कोई तुक नहीं था। ये कमेटी के सदस्यों ने बहुमत के आधार पर निर्णय लिया है और उनका ये कहना था कि हमें बहुत दुख पहुंचा है और भारी मन से हम कड़ी कार्रवाई की सिफारिश कर रहे हैं। क्या कार्रवाई, इसके बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने अपनी सिफारिश जो है लोकसभा अध्यक्ष को कल तक सौंप देंगे और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष फैसला लेंगे। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक जो है, जब संसद का शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी, पहला दिन बैठेगा, उसके बाद जो है सरकार की ओर से मोशन मूव किया जाएगा और लोकसभा में उम्मीद ये है कि चूंकि सरकार के पास बहुत ज्यादा बहुमत है तो आसानी से रेजोल्यूशन जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, मोशन एक्सेप्ट हो जाएगा और उसके बाद संभवतः हो सकता है कि जैसा कमेटी के सूत्र हमें बता रहे हैं कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता जो है रद्द हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो एक्ट किया है, आचरण किया है सांसद के तौर पर, उसे एथिक्स कमेटी ने सही नहीं माना है और उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। ऐसा हमें कुछ सूत्र बता रहे हैं संसद एथिक्स कमेटी के। जी बिल्कुल, प्रशांत भी हमारे साथ हैं। प्रशांत, यहाँ पर महुआ मोइत्रा की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ने वाली हैं जिस तरह से एथिक्स कमेटी की जो फाइंडिंग्स हैं वो सामने आई हैं। इसके अलावा जो बातें उस दिन उनको बुलाया गया था उसके बाद बाहर कही गई, वो भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। जी देखिए, बिल्कुल जो 2 नवंबर को जब महुआ मोइत्रा की यहाँ पेशी हुई थी ताबिश, उस दिन जिस तरह से कमेटी के बैठक के भीतर और फिर बैठक के बाद जब 5 विपक्ष के सांसद और महुआ मोइत्रा, जिनको उस दिन पेशी के लिए बुलाया गया था, वो जब बाहर आए, जिस तरीके से बयानबाजी हुई और जिस तरीके से आरोप लगाए गए कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर पर, उसको कमेटी ने सही नहीं माना, बल्कि उसको काफ़ी गंभीरता से लिया। और न ये सिर्फ कमेटी की बैठक के बाहर हुआ, बल्कि हमें जो जानकारी है और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया है कि कमेटी के भीतर भी उस दिन खासकर दानिश अली के कंडक्ट पर कमेटी ने काफ़ी आपत्ति जताई है और उनका कहना था, कमेटी ने कहा है कि दानिश अली ने जानबूझकर
जो सवाल पूछ रहे थे कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर, उसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, उसको दूसरा रंग देने की कोशिश की। इसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया है और इसलिए कमेटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दानिश अली की भी निंदा की जानी चाहिए क्योंकि दानिश अली ने कमेटी के चेयरमैन के तौर पर विनोद सोनकर के आत्मसम्मान की उपेक्षा की, उसको धक्का पहुंचाया है। तो इसलिए उस दिन जो जिस तरह का नज़ारा पेश आया था उसको कमेटी ने अच्छा नहीं माना, उसको काफ़ी गंभीरता से लिया है और उसकी निंदा भी की गई है इस रिपोर्ट में। जी, तो क्या यहाँ पर दानिश अली पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है प्रशांत? जी देखिए, रिपोर्ट में बस इतना ही लिखा गया है कि दानिश अली का जो आचरण था उसकी निंदा की जानी चाहिए। इससे ज़्यादा कमेटी में कोई और सिफारिश नहीं की गई है। अब इसका अर्थ क्या निकलता है ये अभी अब आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्या लोकसभा के अध्यक्ष, चूँकि उन्हीं को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, इसके आधार पर कुछ अपना निर्णय ले सकते हैं, कुछ अपना फैसला कर सकते हैं। ये अभी स्थिति साफ नहीं है। रिपोर्ट में महज इतना कहा गया है कि उनकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए और मुझे लगता है कि जब इस रिपोर्ट के आधार पर संसद के शीतकालीन सत्र में कोई मोशन आएगा तो इसमें इसका भी जिक्र जरूर किया जाएगा। इसके आगे और क्या होगा इस पर अब स्थिति साफ नहीं है। जी, शुक्रिया प्रशांत और राजीव, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा पर रिपोर्ट जो है वो अपनी मंजूर कर ली है और कल लोकसभा स्पीकर को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसमें आगे लोकसभा स्पीकर क्या फैसला करते हैं अब ये यहाँ पर देखना होगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार की करते हैं, जो कि कम होती हुई नहीं दिख रही है। आज भी अगर आप देखें तो दिल्ली में AQI 400 के पार यानी खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहां पर AQI 450 के पार है, जबकि नोएडा में 400 के करीब AQI दर्ज किया गया। दिल्ली और आसपास के कई शहर देश के 10 सबसे प्रदूषित इलाकों में शुमार हैं। इधर दिल्ली में अब दूसरे शहरों से आने वाली ऐप आधारित टैक्सी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब दिल्ली में रजिस्टर्ड कैब भी चल सकेंगी। तो दिल्ली में और आसपास के जो शहर हैं उसमें लगातार जो प्रदूषण है उसका स्तर खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। ऐसे में कई सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसमें से एक आर्टिफिशियल रेन यानी यहाँ पर कृत्रिम बारिश का भी जिक्र आजकल है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम बारिश का सहारा लेने के बारे में सोचा जा रहा है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने IIT कानपुर की टीम के साथ बैठक बुलाई है और इससे पहले भी एक बार 2018 में कृत्रिम बारिश की योजना बनाई गई थी। IIT कानपुर के प्रोफेसर्स ने तैयारी भी कर ली थी, लेकिन मौसम अनुकूल न होने की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। अब फिर से संभावना बन रही है कि दिल्ली में कृत्रिम बारिश की जो है वो तैयारी की जाए, लेकिन आप सबके मन में सवाल ज़रूर उठेगा कि आखिर कृत्रिम बारिश होती कैसे है, ये किसे कहा जाता है कृत्रिम बारिश। तो इस पर हम बात करेंगे और ये भी आपको विस्तार से समझाएंगे कि आखिर ज़रूरत क्यों है और ये कृत्रिम बारिश जो है ये कैसे होती है, इसको टेक्निक इसकी क्या है और क्या इसकी जो है चुनौतियाँ हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ख़ास मेहमान जो है वो जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक प्रतिक्रिया हम सुनाते हैं। मनिंदर अग्रवाल, प्रोफेसर IIT कानपुर के, उनका इसको लेकर क्या कहना है। IIT कानपुर के पास एयरक्राफ्ट है अपना, जिसमें क्लाउड सीडिंग करने के लिए फ्लेयर्स का अटैचमेंट इस समय लग चुका है और उसको DGCA ने अप्रूव भी कर दिया है। तो अब इसके द्वारा हम क्लाउड सीडिंग कहीं भी कर सकते हैं और साथ ही हम CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके पिछले 2 महीने से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि NCR रीजन में क्लाउड सीडिंग के द्वारा पोल्यूशन कंट्रोल हम कैसे करें, कब करें। क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो बारिश होती है वो पानी जब बरसता है तो कुछ समय जो डस्ट के पार्टिकल्स हवा में होते हैं वो नीचे बह जाते हैं पानी के साथ, तो उस समय वातावरण अच्छा प्रदूषण से रहित हो जाता है। तो ये एक तरीका है जिसके बारे में सोचा जा रहा है। उधर गोपाल राय दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं, वो इसको लेकर किस तरह की तैयारियों में हैं, उनसे बात की हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने, उनको भी आप सुनिए। दिल्ली में पिछले कई सालों से ये चर्चा चल रही है कि प्रदूषण कम करने के लिए आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम बारिश एक विकल्प हो सकती है।
चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक ये सफल नहीं हो पाई है, चर्चा सफल नहीं हो पाई है, जमीन पर नहीं उतर पाई है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद ये संभव हो जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के साथ बैठक की है और उसमें आईआईटी कानपुर ने प्रस्ताव दिया है कि 20 और 21 नवंबर को संभव है कि अगर सब कुछ ठीक रहे, सारी परमिशन मिल जाए, तो दिल्ली के अंदर इसकी एक पायलट स्टडी कराई जा सकती है। मेरे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं। सर, संभव है कि इस जो कई साल से चर्चा चल रही है, इस बार जमीन पे उतर जाए? प्रयास तो यही है, क्योंकि इस समय अगर जो प्रदूषण की स्थिति देखें और मौसम की, तो जिस तरह का ठहराव दिख रहा है उसमें एक काफ़ी कारगर विकल्प के रूप में एक्सपर्ट का कहना है कि जो ये कृत्रिम वर्षा है वो हो सकती है। हमने 12 सितंबर को आईआईटी कानपुर के साथ पहली बैठक की थी। उन्होंने जो अपना पायलट किया था बुंदेलखंड में, वो हमारे सामने प्रेजेंट किया था। हमने उनसे कहा था कि आप दिल्ली के लिए, चूँकि दिल्ली में सर्दियों में ज़रूरत है इसकी, तो सर्दियों में इसको कैसे किया जा सकता है, इसके लिए आप तैयारी करें। कल हमारी दूसरे राउंड की बैठक हुई, जो परिस्थितियां थीं उसको देखते हुए हमने उनको बुलाया था और वो इस बात के लिए रेडी हैं कि हम दिल्ली में पायलट जो बेस पे हम कृत्रिम रेन कर सकते हैं। और उन्होंने ये कहा था कि 40% मिनिमम हमें क्लाउड चाहिए, बादल चाहिए। उसके लिए उनका ये रिपोर्ट में उन्होंने सबमिट किया कल कि 20-21 में ऐसी संभावना अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग के उसके रिपोर्ट के आधार पर कि शायद बारिश हो। तो उसको देखते हुए फिर हमने ये निर्णय लिया है कि उनसे हमने कहा कि अपना प्रपोजल, आप ठोस प्रपोजल भेजें, और हमने ये सोचा है कि उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की बहुत सारी क्लियरेंस चाहिए। तो सभी लोगों को, एलजी से भी बात करेंगे, सबके सहयोग से अगर क्लियरेंस हम ले पाते हैं तो, और बादल अगर दिखते हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि कम से कम पहला पायलट प्रोजेक्ट जो है दिल्ली के अंदर किया जाए। सर, एक मीटिंग आपने बुलाई हुई है आज, सभी दिल्ली सरकार के सभी मंत्री उसमें हैं, तो क्या उसका एजेंडा है, क्या उसमें होना है? देखिए, अभी दिल्ली के अंदर हमने बहुत तरह के जो है नियम लागू किए हैं। विंटर एक्शन प्लान पे काम हो रहा है, वो भी उसको चल रहा है। ग्रैप के 4 के नियम हमने लागू किए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उसको भी लागू किए हैं। लेकिन कई जगह से आ रही है कंप्लेंट कि वो ग्राउंड पे जो है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन में कई जगह ढिलाई बढ़ती जा रही है। तो अभी आज हमने मीटिंग बुलाई है जिसमें हर डिपार्टमेंट्स को रिव्यू करेंगे कि कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, और फिर मिनिस्टर्स की भी हम ड्यूटी लगाएंगे कि इसको क्लोजली मॉनिटर करें। तो इस पर हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन इस वक्त पीएम मोदी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। भाजपा सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना लाकर रेहड़ी पटरी वालों को नया जीवन दिया है। देश के 50 लाख से ज्यादा गरीब साथियों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए बैंक से मदद मिली है। यहां एमपी में भी 7 लाख से अधिक रेहड़ी फुटपाथ वालों को 1400 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। जब गरीब की चिंता होती है, जब गरीब की सेवा का जज्बा होता है, तो ऐसे उत्तम से उत्तम काम होते रहते हैं। मेरे परिवारजनों, भाजपा की डबल इंजन की सरकार बहनों बेटियों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। कांग्रेस ने तो सिर्फ गिने चुने परिवारों के बेटे बेटियों को ही सशक्त किया। भाजपा हर परिवार की बेटियों को सुविधा, सुरक्षा और सशक्तिकरण से जोड़ रही है। कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण को लटकाती रही, और कांग्रेस के लिए लटकाना, भटकाना, अटकाना उनके चरित्र का हिस्सा है। मोदी ने बहनों बेटियों को दी एक गारंटी, वो भी पूरी कर दी। मोदी ने खदानों से लेकर सेना के अग्रिम मोर्चे तक हर दरवाजे बेटियों के लिए खोल दिए हैं। आज बेटियां सेना में भर्ती हो रही है, उनके लिए सेनाओं में अफसर बनने के नए रास्ते खुले हैं। सीआरपीएफ सहित हमारे सभी केंद्रीय बलों में बेटियों की संख्या तो बीते 10 वर्षों में 2 गुनी से अधिक हो चुकी है। पुलिस भर्ती में भी बेटियों की संख्या कहीं अधिक हो चुकी है। साथियों, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी महिला सशक्तिकरण के लिए अद्भुत काम किया है। पूरे
तो नीमच में पीएम आज मौजूद हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार वो कर रहे हैं और यहाँ पर वो बता रहे थे कि किस तरह से जो सरकार है उसने महिलाओं के लिए काम यहाँ पर किया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात फिर से प्रदूषण की करते हैं। दिल्ली में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन का जो जिक्र है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर एस.एन. त्रिपाठी हैं, एचओडी हैं आप सिविल इंजीनियरिंग आईआईटी कानपुर के, और विमलेंदु झा हैं हमारे साथ, पर्यावरणविद हैं वो। विमलेंदु हमारे साथ अभी हैं और त्रिपाठी जी अभी जुड़ेंगे आगे। विमलेंदु, ये जो चर्चा यहाँ पर हो रही है आर्टिफिशियल रेन की, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई बार आर्टिफिशियल जो वर्ड हम सुनते हैं इससे चिंताएं भी थोड़ा जहन में आती हैं कि ये इसके कोई दुष्परिणाम तो नहीं होंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक तो है कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा, तो उसके ऊपर एक क्योंकि एक साइंटिफिक प्रोसेस है, साइंटिफिक रेन है, कृत्रिम बारिश के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या ये कारगर होगा। क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों में हमने देखा है कि जो मुख्य कारण है जिससे इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, उसके ऊपर परिचर्चा नहीं होती। लार्जली जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन अगर आप 2 दिन पहले देखें तो उन्होंने कहा कि ऑड इवन हो या बाकी चीजें हो, बहुत बार वो ऑप्टिक्स लगती है। तो उसी तरह से अगर हम देखें कि दिल्ली की जिस तरह का AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, आनंद विहार में आज भी 999 के लगभग है, दिल्ली में 400 से ऊपर मुख्य सारे के सारे एरियाज में है। उसमें हम क्या कृत्रिम बारिश से पूरे के पूरे दिल्ली NCR में बारिश ला सकते हैं और कितना कारगर होगा वो, और उसका इन्वेस्टमेंट क्या है, कि जिस तरह का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस तरह का हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि इसी तरह की चर्चा जो है कुछ वर्ष पहले स्मोक टावर को लेकर हुई कि हम स्मोक टावर से शायद प्रदूषण का निजात ला सकते हैं, और हमने देखा कि 23 करोड़ रुपए एक स्मोक टावर में खर्च होते हैं, और उसमें से भी दोनों के दोनों स्मोक टावर हैं जो थे वो बंद थे। तो एज पर्यावरण के ऊपर काम करने वाले एक सिपाही के तौर पे मैं यही कहूंगा कि ऐसे सॉल्यूशन जो एंड ऑफ द पाइप सॉल्यूशन है वो कभी भी कारगर नहीं होंगे, वो सस्टेनेबल नहीं है। प्रदूषण के कारणों को रोकना पड़ेगा, ना कि प्रदूषण के बाद उसके उपाय ढूंढने, चाहे वो कृत्रिम बारिश से हो। विमलेंदु, यहाँ पर चिंता ये भी है ना कि जिन कारकों की हम बात कर रहे हैं उसमें वक्त भी लग सकता है। अभी के जो हालात हैं उसमें अगर अभी पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है तो आपको लगता है कि उस पर तत्काल असर डालने के लिए ये कम से कम अभी के लिए तो कारगर हो सकता है कि अगर कुछ दिन में, कुछ वक्त में कुछ पॉल्यूशन कम हो जाए इससे, तो उसमें क्या जो है खराबी है? देखिए, अभी तक इसको किसने देखा नहीं है, तो इसका भी पायलट ही एक तरह से होगा। बुंदेलखंड के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड में इस तरह के प्रदूषण के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है, कितने देर तक ये कृत्रिम वर्षा ला सकते हैं, इस सब के बारे में किसी को जानकारी नहीं। तो हाइपोथेटिकली इसका जवाब देना कि जिस तरह का गैस चेंबर पूरा का पूरा दिल्ली NCR बना हुआ है, वो क्या कृत्रिम बारिश से ठीक हो सकता है, और कितने देर की बारिश से ठीक हो सकता है, कितने बार बारिश हो तो ठीक हो सकता है, तो एक बहुत ही हाइपोथेटिकल एक प्रोपोजिशन है जिसके बारे में शायद कुछ भी कहना अभी उचित नहीं होगा। तो आपके हिसाब से फिर क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो स्थिति है, अगर ऑड इवन का कुछ असर नहीं पड़ रहा है, ऑड इवन हम होता हुआ देख रहे हैं, और पराली की चर्चा तो कई सालों से हो रही है जी, तो पिछले 9 वर्षों से अगर आप देखें तो चर्चा ही हुई है, बहुत ही एक रिएक्टिव अप्रोच हुआ है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अगर सरकारें कोशिश करती, चाहे वो मोदी जी की केंद्र सरकार हो, या खट्टर जी की हरियाणा की सरकार हो, या फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, पिछले 9-10 वर्षों से हमने किसी भी तरह का ठोस पॉलिसी नहीं देखा है, हमने उस पॉलिसी का क्रियान्वयन करते हुए नहीं देखा है। अभी भी लगभग अगर हम देखते हैं तो एवरेज 30 से 35% जो प्रदूषण है वो वेहिकुलर प्रदूषण है, और अभी भी लगभग 6 से 7 हजार बसों का डेफिसिट है। तो शायद हम 2023 में ये बैटल फिर से हार जाएं, लेकिन हमें जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, क्योंकि बहुत बार हम बैंडेड सॉल्यूशंस को सॉल्यूशन मानते हैं, ऑड इवन को हम सॉल्यूशन मानते हैं, या फिर शायद हम मानने लगेंगे कृत्रिम बारिश और स्मोक टावर जैसी चीजें जो हैं वो प्रदूषण से निजात दिलाएंगी। नहीं, जब तक सिस्टेमिक चेंजेस जो हैं, चाहे हम पराली के बारे में जब बात करते हैं, जब तक हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। जब तक हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक हम कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, डस्ट के जो रूल्स हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हम ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज के ऊपर काम नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म का मेरा कहना यह है कि अगर सरकार के अंदर पॉलिटिकल विल हो तो 12 महीने से 24 महीने के अंदर बहुत सारे समस्याओं का, कम से कम 40 से 45% समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन वो तभी होगा जब वो नवंबर के महीने में कृत्रिम बारिश की बात नहीं करेंगे, बल्कि साल की शुरुआत में सारे स्टेट्स और केंद्र सरकार, अभी तो किसी को पता भी नहीं कि केंद्र के मंत्री कौन है, एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है वो नहीं पता,
उसी तरह से हरियाणा के बारे में किसी को नहीं पता। दिल्ली के जो एनवायरमेंट मंत्री हैं वो भी सिर्फ अपने दोषारोपण की राजनीति करते हैं। तो एक बहुत ही एक सामूहिक विफलता है हमारे सरकारी तंत्र का, जिसके कारण ये स्थिति है। और बहुत बार हेडलाइन मैनेजमेंट है, कृत्रिम बारिश, आर्टिफिशियल रेन, मेरे तौर पे एज ऑफ नाउ एक हेडलाइन मैनेजमेंट है, ये दिखाना, ये दर्शाना कि सरकार तत्पर है। उनकी तत्परता से ज्यादा ये विफलता का परिचायक है कि नवंबर के महीने में हम कुछ ऐसी बातें करने लग जाते हैं। जी बिल्कुल, तो मतलब विमलेंदु ये कि इनके हमें परमानेंट सॉल्यूशंस के बारे में सोचने की जरूरत है, ना सिर्फ कि अगर आपको आसपास पॉल्यूशन दिखने लग जाए तब आप क्या करें, उसके बारे में आप सोचें। एब्सोल्युटली लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के बारे में सोचना ही पड़ेगा सरकार को। इस साल फिर से हम देर हो चुके हैं। इस साल थोड़ी विडंबना ये भी है और स्थिति खराब ये भी है कि दिवाली के पहले ही हमने देखा है कि 6 से 7 दिन जो है सिवियर एयर डेज हुए हैं। तो एक दिवाली के बाद की स्थिति क्या होगी उसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ज्योग्राफिकल मेट्रोलॉजिकल वेदर कंडीशन जो है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के आसार नजर आ रहे हैं, अगर एक नेचुरल रेन बारिश होती है इस पूरे इलाके में तो शायद थोड़ा सा सुधार होगा। विंड स्पीड के और विंड डायरेक्शन से भी जो है पिछले 2 दिनों में हमने देखा है कि थोड़ा सा मार्जिनल इंप्रूवमेंट एयर क्वालिटी में हुआ है। लेकिन विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड भी सरकार लेके नहीं आई है। ये एक वेदर का कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के एयर को साफ करने में। बाकी सारी सरकारें और म्युनिसिपैलिटीज जो है वो विफल रही हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका विमलेंद्र झा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए आप जो पॉल्यूशन है इसकी समस्या अब कई सालों से है और इसको लेकर चर्चा होती है कि इसकी आखिर वजहें क्या हैं, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग हैं उनको इससे जूझना पड़ता है। अब भी अगर यहाँ पर बात हो रही है आर्टिफिशियल रेन की, तो अगर इससे फ़र्क पड़ता है तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कैसे इस समस्या से निजात पाई जाए परमानेंट तरीके से, इस बारे में सोचने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। एक ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें लेकर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात यहाँ पर प्रदूषण की हम कर रहे थे ब्रेक से पहले। अब इसके बारे में और आपको बताते हैं। दिल्ली में डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह का कहना है कि दिल्ली अकेला ऐसा राज्य है जहां पिछले 9 साल में प्रदूषण का स्तर घटा है। उनका कहना है कि ये केंद्र ने संसद में बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी स्टडी बताती है कि दिल्ली के अंदर केवल 30% प्रदूषण दिल्ली का अपना है, बाकी सारा 70% दिल्ली के बाहर का है। दिल्ली में इस समय प्रदूषण चरम पर है और ऐसा नहीं है कि इस बार ही प्रदूषण हो रहा है, बल्कि हर साल ही इस समय पर, ये जो 2 महीने होते हैं साल के आखिर के या अगले साल के शुरू के, इस समय पर प्रदूषण रहता ही है और सालों से जो है ये स्थिति चली आ रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली सरकार के थिंक टैंक डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के वाइस चेयरमैन हैं जैस्मिन शाह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल सर आपसे यही है कि जब से हम दिल्ली में आए, 90 के दशक के बाद से लोग बहुत दिल्ली में आए और हम लोग भी दिल्ली में आए, सालों से हम देख रहे हैं कि इस समय पे ये स्थिति होती है और कम से कम 9 साल से आप सरकार है दिल्ली के अंदर। तस्वीर बदलती क्यों नहीं है? बातें हर बार होती हैं, कदम भी उठाए जाते हैं, लेकिन तस्वीर नहीं बदल के दे रही है। देखिए, इस मौसम में जबकि पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है तो बाहर देखें तो आपको लगेगा नहीं कि ज़्यादा तस्वीर बदली है, लेकिन आंकड़े कुछ और बताते हैं। पिछले 9 सालों में दिल्ली एकमात्र हिस्सा है दिल्ली एनसीआर का, जो बड़ा 4 राज्यों से बना हुआ है दिल्ली एनसीआर, उसमें दिल्ली एकमात्र राज्य है जहाँ पे प्रदूषण, जो एवरेज पोल्यूशन लेवल घटी हैं पिछले 9 सालों में, और वो घटी हैं 30%। ये हम नहीं कह रहे हैं, पार्लियामेंट में केंद्र सरकार ने स्वीकारा है। मतलब 9 सालों में बहुत काम हुआ है। और ख़ास करके जनवरी टू अक्टूबर, ये अगर आप 11 महीने 10 महीने ले लें तो इन 10 महीनों में जो प्रदूषण ये साल रहा है वो सबसे कम रहा है पिछले 8 सालों में। तो दिक्कत लगभग अब नवंबर दिसंबर की रह गई है। और इसमें जब हम और विश्लेषण करते हैं, डेटा देखते हैं, क्योंकि देखिए प्रदूषण एक चीज़ होती है कि या तो पॉलिटिकल बयानबाजी आप देते रहो, एक दूसरे को जिम्मेदार बताते रहो। दूसरी चीज़ होती है कि हम समझें कि प्रदूषण आ कहाँ से रहा है। और पिछले कुछ सालों में बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं
केंद्र सरकार की स्टडीज हैं, दिल्ली सरकार की स्टडीज है, जो साफ बताता है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है आज, और आप और मैं जो सांसें ले रहे हैं, उसमें केवल 30% प्रदूषण दिल्ली के अंदर से उत्पन्न होता है, बाकी 70% आता है दिल्ली के बाहर से। तो दिल्ली के अंदर तो केजरीवाल सरकार है, वो अपने सारे काम कर रही है, जिसके कारण मैंने जैसे कहा 30% प्रदूषण कम हुआ है। ढेरों काम मैं गिना दूं आपको जो दिल्ली में, केवल दिल्ली में हुए हैं और देश के किसी और हिस्से में नहीं हो रहे हैं। पहले 24 घंटे बिजली आज केवल दिल्ली में मिल रही है। आप हरियाणा चले जाइए, यूपी चले जाइए, 6 से 8 घंटे के पावर कट लगते हैं। डीजल जनरेटर सेट से बड़ी बड़ी सोसाइटीज चलती है। दिल्ली में आपको ये दृश्य नहीं दिखते हैं। दिल्ली में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेस की कैपेसिटी 50% बढ़ी है। 9 साल पहले 5000 बसें थी, आज 7500 बसें हैं। 800 इलेक्ट्रिक बसें आज केवल दिल्ली में चल रही है, जो देश में सर्वाधिक है। आप हरियाणा में एक इलेक्ट्रिक बस दिखा के बताइए, यूपी में एक भी इलेक्ट्रिक बस क्यों नहीं दौड़ रही है? तो ये सारा इन्वेस्टमेंट केजरीवाल सरकार ने किया है। अगर हम ग्रीन कवर की बात करें तो वो भी 20 से 23% बढ़ा है। थर्मल पावर प्लांट्स, कोल से बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है, तो दिल्ली में 2 थर्मल पावर प्लांट से 2015 में, आज ये दोनों बंद हो गए हैं, टोटली शट डाउन। यूपी और हरियाणा में आप देख रहे हैं कि थर्मल पावर प्लांट्स ऐसे ही चल रहे हैं। दिल्ली में जितनी इंडस्ट्रीज थी उनको क्लीन फ्यूल में केजरीवाल सरकार ने ट्रांजिशन किया। आज केवल पाइप नेचुरल गैस यूज होता है दिल्ली की इंडस्ट्री में। हरियाणा और यूपी में आप देखिए बेलगाम प्रदूषण होते जा रहा है। इंडस्ट्रीज के ऊपर कोई चेक नहीं है। जो ईंट के भट्टे हैं वो भी बेलगाम चलते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें यह समझना होगा कि प्रदूषण की प्रॉब्लम पूरे उत्तरी भारत की प्रॉब्लम है। इसमें केवल केजरीवाल सरकार से आप जवाब मांगोगे, बिल्कुल मांगना चाहिए, लेकिन योगी सरकार से भी सवाल पूछने चाहिए, हरियाणा की खट्टर सरकार से भी पूछना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल जो मुझे लगता है कि आज जो एक हिसाब से मिसिंग इन एक्शन है वो केंद्र सरकार है। जो इतना बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें देश के उत्तरी भारत के हिस्से के 70 करोड़ लोग जिससे सांसों से जूझ रहे हैं, उसमें तो प्राइम मिनिस्टर को मीटिंग बुलानी चाहिए थी। पिछले 4-5 सालों से हमने कभी देखा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान जारी किया हो, एक मीटिंग बुलाई हो। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये कोऑर्डिनेशन फेलियर है कि ये जो 2 महीने रह जाते हैं नवंबर दिसंबर में, हम फिर भी इतना प्रदूषण क्यों झेल रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज विधानसभा में जीतन राम मांझी पर भड़क उठे। जातिगत सर्वे पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मेरी मूर्खता से जीतन राम मांझी सीएम बने, इनको कोई ज्ञान नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये गवर्नर बनना चाहते हैं। और हमने कोई बात कहा है निंदा करता हूं। नीतीश कुमार अपने बयान को लेकर लगातार चर्चा में हैं। आज बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर बरसे। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनाते हैं। आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें, इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था साफ पार्टी में। अध्यक्ष महोदय अभी हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है। सब समर्थन कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे हैं ये बहुत गलत बात, सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है? सुनो न, बैठो न यार, बैठो न। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत, अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। गजेटेड ऑफिसर जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनका रोस्टर 1971 से लागू है और उस समय से आज तक कम से कम 16% आरक्षण मिलना चाहिए था प्रमोशन में, लेकिन आज मात्र 3% आरक्षण है। ये हम कहना चाह रहे थे। इसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री तमक करके उठ गए और उठ करके अनाप शनाप ऐसी बातें बोलने लगे। हमको तो आश्चर्य हुआ कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे आज से कुछ दिन पहले। आज लगता है
कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। कश्मीर के शोपियां से अब आपको खबर बताते हैं। यहां पर आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में टीआरएफ का एक आतंकी मारा गया है। आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए हैं। बुधवार रात से यहां पर मुठभेड़ जारी थी। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस का साझा ऑपरेशन ये था। सुरक्षा बलों को यहां पर आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली थी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ पर एक ब्रेक ले रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।